हाय एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे सभी दर्शकों का मैं बिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हाजिर हूं आप सबके बीच में दोबारा एक और वीडियो लेके, जिसमें हम लोग करने वाले 23 अगस्त 2021 की शिफ्ट 1 में जो मैथ्स के आपसे 25 क्वेश्चन पूछे गए सीजीएल 2020 के एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। डेली 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस सेशन में कराता हूँ, ताकि आपकी सीजीएल 2021 प्री की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। सॉल्यूशन देता हूँ प्रॉपर एनालिसिस के साथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमारी इक्वेशन रहती है। बेस्ड ऑन लेटेस्ट सीसीएस पैटर्न सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। मैं प्रतीक सेठी, मेरा सीजीएल प्री 2019 में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था, और मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था मैथमेटिक्स में। और इससे पहले मैं सीजीएल 2020 के लिए लगभग 15 वीडियोस कंडक्ट कर चुका हूँ, 6 वीडियोस बची हैं। इसके बाद सीजीएल 2020 के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। अभी आपको आई बटन पे जो 15 वीडियोस कराई है उनका लिंक मिल जाएगा। और इससे पहले मैं सीपीओ 19, सीपीओ 20, सीजीएल 19 के क्वेश्चंस भी करा चुका हूँ, और सीएचएसएल 20 और सीएचएसएल 19 के इसके बाद होंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी प्लेलिस्ट का लिंक दिख जाएगा, जो मैंने चैप्टर भी कराए हैं, और ये वाले लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर ले, ताकि जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ उसके नोट्स का पीडीएफ मैं वहाँ डाल देता हूँ। जो भी कमीशन की तरफ से जो भी वैकेंसी रिजल्ट से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन मिलती है, वो सारी टेलीग्राम और फेसबुक पे अपलोड कर दी जाती है। यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लेकर आऊँ आपसे कभी मिस ना हो। और इसमें मैं आपको फ्री मैथमेटिक्स कोर्स कराऊंगा। अरिथमेटिक मैथ्स 31 मार्च तक खत्म कर देंगे हम लोग, और प्रीवियस ईयर सारे के सारे क्वेश्चन 2019 के बाद के जब तक चलेंगे तब तक आपको कराए जाएंगे। कोई इंक्वायरी हो तो ईमेल आईडी पर मेल कर देना। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने ये रहा। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इसलिए कराए जाते हैं तो क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे बड़ा लॉजिक और सबसे बड़ा फॉर्मूला यही है कि आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो उससे आपको पता चलता रहता है कि एग्जामिनर की मेंटेलिटी क्या है, वो किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। और वीडियो को लाइक कर देना, जो लोग ये वीडियो को देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, जो भी नया हो। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे a माइनस बी का होल, यहाँ पे क्यूब आएगा। अब यहाँ पे क्यूब कर लेना, ये थोड़ा एरर है, टाइपिंग एरर। ठीक है, यहाँ पे क्यूब है, तो a माइनस बी का होल क्यूब दिया है। तो आपको पता है a क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 3x का क्यूब कितना हो जाएगा 27x क्यूब। उसके बाद माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। फिर आपने देखा क्या कि आपसे पूछा p की वैल्यू। p जो है वो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, तो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 2p। यहाँ पे आपने देखा अभी तक आपका x स्क्वायर का कॉफिशिएंट नहीं बना। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका x स्क्वायर का कॉफिशिएंट बन जाएगा। मतलब अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आप देख रहे हो x स्क्वायर और 3 3 9 3 27 दूनी 54, और माइनस माइनस प्लस, तो 54 x स्क्वायर वैल्यू आ रही है। तो आपने देखा इधर से x स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2p, इधर से x स्क्वायर का कॉफिशिएंट 54, तो आपके पास p की वैल्यू कितनी आ गई 27 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला, देखो ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, और ये क्वेश्चन आपसे सीजीएल में 20 में पूछा जा चुका है। मैं दोबारा बता देता हूं। क्वेश्चन में बोला है एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड फील्ड, मतलब एक फील्ड है उसकी स्क्वायर जैसी शेप है। तो आपको पता चल गया एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। आपको पता है स्क्वायर शेप की अगर फील्ड है तो उसकी फील्ड की चारों साइड इक्वल होंगी। तो आपको पता है एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की आपको वैल्यू दी है कितनी 1764, तो आपके पास ए की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 1764। तो आपको साइड पता चल गई, उस स्क्वायर शेप्ड फील्ड की कितनी आ जाएगी आपकी 42 मीटर। आपको पता है 42 का स्क्वायर होता है कितना 1764। अभी आपको पता है क्वेश्चन में बोला है कि ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। अब रेक्टेंगुलर पार्क की बात हो रही है, जिसकी जो ब्रेड्थ है वो 1/6 है, किसके साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड। साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड कितनी है 42, इसका 1/6, तो आपके पास ब्रेड्थ कितनी आ गई 7 मीटर। और लेंथ जो है वो 4 टाइम्स ब्रेड्थ है। आपने देखा लेंथ जो 4 टाइम ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ की वैल्यू 7, तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई 28 मीटर आ गई। आपसे पूछा कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पार्क। पार्क जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है और इसको लेवलिंग करना है। तो लेवलिंग करना मतलब इसका जो एरिया है, मान लो कुछ ऐसा पार्क है, तो इसको सारे को लेवल करना है। इसको सारे को लेवल कर मतलब इसके पूरे एरिया को लेवल करना है। तो आपने देखा कि एरिया कितना आ जाएगा। एरिया जो होता है वो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो आपने देखा 28 इंटू 7, 28 इंटू 7 को सॉल्व करा तो आपने देखा 196 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। मतलब आपका एरिया जो आ गया पार्क का वो कितना आ गया 196 मीटर स्क्वायर। आपको बोला है क्या कि कॉस्ट बताओ लेवलिंग की कितनी लगेगी। अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 30 रुपये है, तो आपने देखा 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 30 रुपये, और एरिया कितना है 196 मीटर स्क्वायर जिसको लेवल करना है। तो 30 इंटू 196, और इसको सॉल्व करके आपके पास कितना आ जाएगा 5880 वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब देखो आपने इक्वेशन देखा, आपने देखा यहाँ पे कि ये तो लिखा हुआ है x का क्यूब, और इधर अगर मैं देखूं तो ये लिखा हुआ है 5/2
2x का क्यूब। तो मुझे अपनी जो ये इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, इसको x प्लस 5/2x की फॉर्म में बनाना होगा। वो कैसे बनेगा? x प्लस 5/2x की फॉर्म में तभी बन सकता है जब आप पूरी इक्वेशन को क्या करें, आप पूरी इक्वेशन को 2x से डिवाइड कर दें। आपने पूरी इक्वेशन को 2x से डिवाइड करा, आपने देखा यहाँ पे बचा x और फिर क्या बचा प्लस 5/2x और इधर आपके पास 7/2 आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो। आपने क्यूब किया वो दोनों साइड, आपने क्यूब किया तो आपने देखा a क्यूब प्लस b क्यूब, सॉरी मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं। आपने इसको a माना, इसको b माना, तो a प्लस b का आपने क्यूब किया तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a b और a प्लस बी कितना है? x प्लस 5/2x, जिसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है? 7/2। और इधर का क्यूब करना है, मतलब 7/2 का अगर आपने क्यूब किया तो आपने देखा 343/8 आपकी वैल्यू आ जाएगी। आपने देखा x क्यूब प्लस 125/8x क्यूब और इधर आपकी वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी? आपने देखा 7×5 = 35 दिया, 105 आ गई, तो 343/8 माइनस 105/4। और अगर मैं एलसीएम ले लूँ 8, तो आप देखो 343 माइनस 210 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 133/8। और 133/8 को आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 1 6, तो 16 सही, 5/8 इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला है राधा जो है अपनी इनकम का x% सेव कर दिया, मतलब आपको बोल दिया क्या कि उसकी सेविंग जो है x% है। क्वेश्चन में बोला है इनकम जो है 28% इंक्रीज करती है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर जो है वो 20% इंक्रीज किया, सेविंग जो है 40% इंक्रीज किया। हमको पता है इस क्वेश्चन में हम प्योरली क्या लगाते हैं? एलिगेशन लगाते हैं। आपने देखा कि एक्सपेंडिचर और सेविंग को मैंने अलग अलग लिख लिया। आपने देखा एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ 20%, सेविंग इंक्रीज हुई 40%। कब? जब इनकम इंक्रीज हुई कितनी? 28%। तो हमने इन दोनों को साइड में इसलिए लिख लिया क्योंकि बीच में वो वैल्यू आएगी जो इनकम और एक्सपेंडिचर, मतलब बीच में उसकी वैल्यू आएगी जो कि इनकम है, क्योंकि इनकम जो है एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ के बना है। आपने देखा एक्सपेंडिचर और सेविंग जब अलग अलग लिख रहे थे तो हमने इनको अलग अलग लिख लिया, मतलब एक्सपेंडिचर और सेविंग की जब हम अलग अलग बात कर रहे थे तो हमने इनको अलग अलग लिख लिया। अब भी एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिला के जो कि इनकम बनता है उसको हमने बीच में रख लिया। फिर आपने देखा कि एक वैल्यू अगर इधर छोटी है तो उधर वैल्यू बड़ी है, तो आपके पास एलिगेशन लग गया। आपने देखा 40 में से 28 गए तो कितने हो गए? 12, और 20 में से 28 गए तो आपके पास 8 आ गया। मतलब आपके पास एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो कितना आ गया? 3:2। आपको बोला है क्या कि राधा कितना सेव करती थी? आपने देखा राधा की सेविंग का रेशो कितना आ गया? आपने देखा राधा जो सेव कर रही है 2। सेविंग जो है निकलेगी किस पे? सेविंग की जो कोर वैल्यू है या जो बेसिक वैल्यू है, मतलब इनकम पे सेविंग लिख लेगी ना। आप देख सकते हो एक बात कि इनकम से सेविंग आई, एक्सपेंडिचर से तो सेविंग नहीं आई ना, मतलब जो कमाया उसी में से तो सेव किया ना, मतलब जो इनकम है उसी से बंदा सेविंग बता सकता है। तो सेविंग की जो बेसिक वैल्यू होगी, जहां से सेविंग निकलती है वो इनकम होगा, तो जहां से जो चीज आती है उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो आपने देखा इनकम से आया, इनकम को आपने डिनोमिनेटर में रखा। इनकम कैसे निकलेगी? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर का रेशो 3, सेविंग का 2, टोटल मिला के कितना हो गया? 5, 100%। तो आपने यहाँ पे एक चीज देखी कि यहाँ पे सेविंग का जो रेशियो है उसका 40% है। अब ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप लोग कर ही लेंगे। लो मैं कर देता हूँ ये वाला। आप भी कहेंगे कि सर सारे क्वेश्चन ही दे देते हैं सिंप्लीफिकेशन के करने के लिए। तो आपने देखा 21 चौक 84 हो गया, तो 7 × 4/84 आ गया पहले तो आपके पास। फिर आपने देखा कि -4 हो गया यहाँ से, तो 5/4 × -4 हो गया आपके पास, ठीक है जी। और उसके बाद प्लस 2 - 1/4, जो कि 2/8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4, ठीक है। तो आपने देखा 7 ये 21 पे गया एंड देन वी हैव टू कट इट बाय 3, तो 1/3 आ गया इधर, और इधर माइनस माइनस प्लस प्लस 5 आ गया, 2 - 1/4, ठीक है। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे कि 5 और 2 7 हो गया, 7 प्लस 1/3 माइनस 1/4। तो यहाँ से आप लोग एक चीज़ दे सकते हैं कि अगर मैं इसकी बात ही कर लूँ सिंपल, तो आप देखो 12 एलसीएम, इधर 4 इधर 3, तो 7 प्लस 1/12, जिसको आप लोग बोल सकते हैं क्या? 7 सही, 1/12, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर होगा। सिंप्लीफिकेशन थी, आसान होती है, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा साइन थीटा। अब साइन थीटा को तो कॉस थीटा में चेंज करना मुश्किल है, पर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर सकता हूँ। तो मैं सारी इक्वेशन साइन थीटा के टर्म में बना लेता हूँ। आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपने देखा कि पहले कितना लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब आपने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2। आपने देखा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा, और इधर कितना आ गया आपके पास, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब 2 एकम 2 तो 2। यहाँ पे आप एंगल भी रख के देख सकते थे। यहाँ पे आपके पास पता है आपको कि थीटा जो है 0 से 90 डिग्री के बीच में है, पर थीटा की वैल्यू 0 और 90 नहीं हो सकती। तो 3 ही वैल्यू है जिस पे आप रख के देख सकते हो। आप रख के भी देख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं थोड़ा लंबा चला गया। ठीक है, 2 साइन थीटा कॉमन लिया तो साइन थीटा माइनस 1 और माइनस 1 साइन थीटा माइनस 1। ठीक है, तो साइन थीटा की 2 वैल्यू आ गई, क्या, 1 और 1/2। ये क्वेश्चन कराने का मेरा पर्पस सोल्व एक ही था। क्या, मेरा सोल पर्पस एक ही था ये क्वेश्चन कराने का, ताकि मैं आपको एक चीज समझा सकूं। यहाँ पे क्या आपने देखा, साइन थीटा की वैल्यू 1 भी पॉसिबल है, 1/2 भी पॉसिबल है। 1 कब पॉसिबल है वैल्यू, जब थीटा 90 डिग्री हो, और 1/2 वैल्यू तब होगी जब थीटा कितना, 30 डिग्री। तब आपने एक चीज नोटिस करी, क्या कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री तो इस क्वेश्चन में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि थीटा की रेंज दी है 0 से 90, पर 0 और 90 तो वैल्यू हो ही नहीं सकती। अगर 90 वैल्यू होती तो वो लगा के देता कि लेस देन इक्वल टू 90 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर 0 अगर वैल्यू रखनी होती तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनता है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाना बड़ा जरूरी था। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। अब 30 डिग्री आ गया तो आपको पता है कि sec 30 कितना होता है, 2/√3, 1/√3। तो आपने देखा कि 1/√3 हो गया, तो √3 4, मतलब दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि पहले ही √3 है, अंडर रूट ऑफ 1/√3 है, तो 3 की वैल्यू 1/2 की वैल्यू 1/2 है, तो 3 की वैल्यू 1/4 आ जाएगी, मतलब 3 की पावर 1/4 आ जाएगी। वैल्यू पुट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। आपको पता है tan 30 sec 30 cot 45 cosec 45 sec 60 cosec 60 कितना होता है, सबको पता है। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला देख लो, x + 1/x का होल स्क्वायर जो होता है वो x - 1/x के स्क्वायर प्लस 4 के इक्वल होता है। ठीक है, x + 1/x का होल स्क्वायर जो होता है वो x - 1/x के स्क्वायर प्लस 4 होता है। ठीक है, तो आपने यहां से देखा कि आपको x - 1/x की वैल्यू तो निकालनी है। ठीक है, तो आपने क्या किया, x + 1/x के होल स्क्वायर को माइनस कर दिया 4 से। तो आपने देखा x + 1/x की वैल्यू दी हुई है इतनी, और x - 1/x निकलेगा अगर मैं अंडर रूट कर दूं। तो आपने देखा यहाँ से कि 289 नीचे 16 -4, तो अगर मैं 16 को एलसीएम ले लूं तो यहाँ 64 आ गया, 289, तो ये कितना हो गया, 225/16, जिसको मैं बोलूंगा क्या, 15/4। तो x - 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 15/4। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोला है, वर्टिसेस ए बी सी डी ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी लाई ऑन अ सर्कल। तो मान लो कहीं ये ए होगा, ये बी होगा, यहाँ कहीं सी होगा, और ये डी होगा। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। जो भी क्वाड्रिलेटरल किसी सर्कल के अंदर बनती है तो वो क्या होती है, आप सबको पता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होती है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि एंगल ए जो है वो 3 टाइम ऑफ एंगल सी, मतलब अगर एंगल सी x है तो एंगल ए कितना हो गया, 3x। उसके बाद बोला है एंगल डी जो है 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी, तो मतलब एंगल बी अगर y है तो एंगल डी कितना हो गया, 2y हो गया। अब आपको पता है क्या कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने वाले एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ये प्रॉपर्टी होती है क्या, कि आमने सामने वाले एंगल का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। आपने यहाँ से देखा कि a की वैल्यू 3x, c की वैल्यू x, 180 डिग्री। तो यहाँ से आपने देखा कि 4x जो है वो आपका 180 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 45। तो एंगल c आपके पास 45 डिग्री आ चुका है, पहली बात तो ये। ठीक है,
और एंगल बी कितना है y, तो d कितना हो गया 2y 180। तो यहाँ से आपने देखा 3y की वैल्यू 180 हो गई, तो y की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री आ गई। आपसे पूछा है एंगल d बताओ, एंगल d कितना हो जाएगा 2 इंटू 60, जिसको मैं 120 डिग्री बोलूँगा। आपको बोला डिफरेंस बिटवीन एंगल d एंड एंगल c, तो आपने देखा 120 और 45 के बीच का डिफरेंस कितना होगा 75 डिग्री, विच इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ लंबा चौड़ा था नहीं। ये वाला क्वेश्चन देखो, देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना बड़ा क्वेश्चन है, पर मैं इसको चुटकियों में कर दूंगा, मतलब ये क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन में बोला है क्या एवरेज स्कोर है स्टूडेंट का इतना, ठीक है, कोई एग्जाम चल रहे थे उसमें जो एवरेज स्कोर है किसी स्टूडेंट का वो इतना है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है अगर उसको 27 मार्क्स ज्यादा मिलते मैथ्स में, 10 मार्क्स ज्यादा मिलते कंप्यूटर साइंस में, 18 मार्क्स ज्यादा मिलते हिस्ट्री में, और बाकी सब मार्क्स सेम रहते, मतलब बाकी जितने भी सब्जेक्ट थे ना उन सब के मार्क्स सेम रहते। ठीक है, तो उसका एवरेज जो है अब जाके कितना होता है 72.6। आपने देखा कि यार 67.6 तो पहले था एवरेज, अब क्या हुआ, अब जो हुआ है वो 27 मार्क्स तो मैथ्स में ज्यादा हुए, चलो ठीक है, 10 मार्क्स कंप्यूटर साइंस में, 18 मार्क्स हिंदी में ज्यादा हो गए, हिंदी में नहीं सॉरी हिस्ट्री में, 18 मार्क्स हिस्ट्री में ज्यादा हो गए। तो आपने देखा कि टोटल मार्क्स बढ़ कितने गए, आपने देखा 27 प्लस 10 प्लस 18 इतने बढ़ गए। ठीक है, अब आप डिवाइड करेंगे किससे, आप डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट से या टोटल नंबर ऑफ पेपर से, मतलब जितने भी एग्जाम थे उसको आप पेपर बोल लो, सब्जेक्ट बोल लो, जो मर्जी बोल लो, तो टोटल नंबर ऑफ पेपर जो थे आपने उसको डिवाइड कर दिया, मतलब ये जो है कुल सम बढ़ गया। ठीक है, बाय टोटल नंबर ऑफ पेपर, तो ये इतना एवरेज बढ़ा, इतना एवरेज बढ़ने के बाद एवरेज हो गया इतना। अब आपने देखा कि ऊपर कितना आ गया 27 और 18 45 में 10 जोड़े 55 और x और 72 माइनस 72.6 और 67.6 का अगर मैं डिफरेंस देखूं तो ये कितना आ गया आपके पास 5 आ गया, 67 में 5 जोड़े 72। ठीक है, तो आपने देखा x की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 11, मतलब 11 जो है नंबर ऑफ पेपर या नंबर ऑफ सब्जेक्ट थे एग्जाम में। ये वाला क्वेश्चन है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये सारे, मतलब क्या बताएं यार। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि पाइप ए है जो किसी टैंक को फिल करता है 12 घंटे में, चलिए ठीक है, पाइप बी है जो किसी टैंक को फिल करता है 16 घंटे में, और पाइप सी है जो किसी टैंक को एम्प्टी करता है। अब आपने देखा दो की प्रॉपर्टी सेम है, फिल कर रहे हैं और एक खाली कर रहा है, तो आपने डिनोट भी कर दिया साथ साथ, ताकि आगे आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो कि एफ मतलब फिल और ई मतलब एम्प्टी कर दिया आपने। आपने देखा 12 16 और 24 एलसीएम कितना हो गया 48, मतलब आपका टोटल वर्क या टोटल कैपेसिटी बोल देंगे किसी टैंक की, वो कितनी हो गई 48 हो गई। आपने 1 आवर वर्क निकाला, 1 आवर वर्क 48/12 4, 48/16 3, 48/24 2, तो आपका 1 घंटे का काम जो है ए का कितना आ गया 4, बी का कितना आ गया 3 और सी का कितना आ गया 2 आ गया। क्वेश्चन में बोला है तीनों पाइप को साथ में खोल दिया गया, बट आफ्टर 4 आवर पाइप बी इज क्लोज्ड। आपने देखा कि पहले 4 घंटे में कितना भर दिया, आपने देखा कि अगर मैं 1 घंटे में बात करूं तो अगर तीनों पाइप खोल दिए, ए ने 4 भर दिया, बी ने 3 भर दिया और सी ने 2 खाली कर दिया, क्योंकि सी की प्रॉपर्टी खाली करने की है। तो आपने देखा कि 1 घंटे में कितना भरा जा रहा है, टोटल 4 भरा, 3 भरा और 2 निकाल दिया, तो भरा कितना गया 5। 1 घंटे में 5 भरा तो 4 घंटे में कितना भर देगा 20 भर देगा। तो आपने देखा 20 भरा गया, रह कितना गया 28 और 4 घंटे काम हो चुका है। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि बी को बंद कर दिया, मतलब इसको बंद कर दिया, अब रह क्या गए ए और सी मोशन में रह गए। तो ए जो है 4 भरता है, सी जो है 2 खाली कर देता है, तो आपने देखा कि जो बचा हुआ 28 था, अगर ए और सी खुले रहे, ए जो है 4 भरता है और सी जो है उसमें से 2 निकाल देता है, तो वास्तव में भरा कितना जा रहा है 1 घंटे में 2 भरा जा रहा है। तो 28 कितने टाइम में भरा जाएगा, तो आपने देखा 28 जो है 14 घंटे में भरा जाएगा। क्वेश्चन पूछा इन हाउ मेनी आर द एम्प्टी टैंक विल बी कंप्लीटली फिल्ड। आपने देखा 4 घंटे पहले लगे थे, 14 घंटे बाद में, तो टोटल टाइम उसको 18 घंटे लगा भरने में। आसान क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखो मैं थ्योरी लिखता हूँ थोड़ी सी पहले, ताकि आप लोगों को जब भी ये क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन ना बहुत अरसे बाद पूछा गया और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये, ठीक है, तो इसके लिए मैं थोड़ी सी थ्योरी लिखता हूँ, उसके बाद कभी भी आपको इन क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा। देखो ये ऐसी टाइप है जिसमें ओनली मिनिमम वैल्यू इज आस्क्ड, मतलब
ये जो मैं टाइप लिखवाने वाला हूँ आपको, इसमें सिर्फ मिनिमम वैल्यू ही पूछी जाती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी जाती। देखो आप क्वेश्चन भी देख सकते हो, मिनिमम वैल्यू पूछी हुई है। a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा जब भी आपको दिया हो तो इसकी जो है मिनिमम वैल्यू जो है आपके पास कितनी आ जाएगी, 2√ab। जब मैं ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होती है। क्या, एक तो ये होगी और एक होगी ये। ठीक है, ये कब होगी, इफ a ग्रेटर देन इक्वल टू b। ये कब होगी, इफ a लेस देन इक्वल टू b। मतलब जब a का या साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ऐसा बोल सकते हैं जब साइन स्क्वायर थीटा का कॉफिशिएंट बड़ा हो या इक्वल हो किससे, कोसेक स्क्वायर थीटा से, या कॉस स्क्वायर थीटा का कॉफिशिएंट बड़ा हो सेक स्क्वायर थीटा से, तब तो मिनिमम वैल्यू इस फॉर्मूले से निकलेगी। ठीक है, और अगर कोसेक स्क्वायर थीटा का या सेक स्क्वायर थीटा का बड़ा हो कॉफिशिएंट किससे, साइन स्क्वायर थीटा से या कॉस स्क्वायर थीटा से, तो मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला ये होगा। और एक और लिख देता हूं फाइनली, और जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा तो मैं तो उसमें तो फिर दुम में उठा देंगे। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, √a प्लस √b। ठीक है, ब्रैकेट में बंद करके इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो अब आपको पता ही चल गया कि 25 जो है मतलब कोस स्क्वायर x का जो कॉफिशिएंट है वो बड़ा है, तो आपके पास मिनिमम वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, 2 √25 × 9, तो आपने देखा 2 × 5 × 3, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 30। क्वेश्चन में बोला है क्या, क्वेश्चन में आपको दिया है कि इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, इसमें एंगल A दे दिया। क्वेश्चन में बोला है बाइसेक्टर ऑफ, मतलब एंगल B जो है इसका बाइसेक्टर। ठीक है, और एंगल C का बाइसेक्टर जो है कहाँ पे मिल रहा है, जाके O पे। और आपसे एंगल BOC पूछा है, मतलब इन सेंटर पूछा है आपसे इन सेंटर पे बना एंगल पूछा है। तो आपको पता है इन सेंटर पे जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, तो 90 + 50/2 मतलब ये कितना हो गया, 25 हो गया। और 25 को अगर मैं ऐड करूँ तो 115 डिग्री हो गया एंगल BOC। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया किस पे, इन सेंटर पे। एक्स सेंटर पे भी क्वेश्चन आया, मतलब इन सेंटर पे 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है। और इन सेंटर पे 2019 CGL में भी बहुत क्वेश्चन आए, CPO में भी बहुत क्वेश्चन आए। तो इन सेंटर और एक्स सेंटर को तो पी जाना। ठीक है, क्वेश्चन बोला है सर्कल जो है इंस्क्राइब्ड है क्वाड्रिलेटरल ABCD है। ठीक है, टचिंग साइड AB को P पे टच कर रहा है, BC को Q पे, CD को R पे, और यहाँ पे S पे। ठीक है, आपको AS की वैल्यू दी है, AS की वैल्यू कितनी दे दी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको BC बता दिया पूरा, BC कितना है, 12 सेंटीमीटर। आपको फिर CR बताया कितना है, 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया AB की लेंथ पूछी है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूछा है कि ये कितना है। देखो आपने देखा सर्कल है, A पॉइंट ऐसा है जिससे सर्कल के 2 पॉइंट जो कि S और P पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो AP की लेंथ जो है AS के इक्वल होगी, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है सेम पॉइंट से अगर किसी सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ करो तो दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, तो AP = AS होगी। तो मतलब AP जो होगी वो आपकी 6 सेंटीमीटर होगी। चलो ठीक है, उसके बाद आपने देखा इसी तरह CR जो है CQ के इक्वल होगी, तो ये हो गई 5। अगर टोटल है 12, ये हो गई 5, तो ये कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। आपको पता है BQ जो है BP के इक्वल हो जाएगी, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से AS और AP इक्वल है। तो आपके पास AB की अब वैल्यू आ गई कितनी, 7 + 6 13 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन तो मेरे को बिल्कुल ही सिली लगते हैं, मतलब इतने आसान क्वेश्चन होते हैं। अब देखो 3, 7, 11 ऐसे 4 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं CGL 2020 के एग्जाम में, पहले बहुत करा चुका हूँ, तो अब मैं इसको लीव कर रहा हूँ। आपको पता है 3, 7, 11 तीनों पे जाने का मतलब है इन तीनों के मल्टीपल या इन तीनों के LCM 231 पे भी कटना चाहिए। और मैं ये बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं इसको। सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर ले लें, 593 से जो शुरू हो, और इसको 231 पे डिवाइड करें, जो रिमाइंडर आए उसको 59399 में से घटा दें, वो एग्जैक्ट नंबर होगा जो 3 पे भी जाएगा, 7 पे भी जाएगा, 11 पे भी जाएगा। खुद से सॉल्व कर लेना।
अब ये देखो, इस क्वेश्चन को करने के मतलब बेहिसाब तरीके हैं, इतने तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कि मैं आपको क्या बताऊं। देखो सबसे बेसिक लिखते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। आपने देखा क्या कि सम है 25,600, इसको इन्वेस्ट किया गया पार्शली, मतलब कुछ अमाउंट 7% पे दी, कुछ अमाउंट 9% पे दी, और टोटल इंटरेस्ट 3 साल का कितना है। आपने देखा यार 3 साल का इंटरेस्ट अगर 5832 है ना, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका। आपने देखा 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, वो हो जाएगा करीबन 1944, ठीक है जी। तो 1 साल का आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया कितना, 1944। एक तरीका तो यह है कि आपने मान लिया x जो सम था, मतलब 25,600 में से x जो था वो उसने 7% पे दे दिया। तो आपने देखा कि प्रिंसिपल इंटू आर टाइम मान लिया कि 1 साल, क्योंकि हमने 1 साल का ही सिंपल इंटरेस्ट देख लिया कितना है, बाय 100। और अब जो अमाउंट बची वो कितनी बची, 25,600 माइनस एक्स, और इसको दिया 9% पे, टाइम कितना है, 1 ही साल है, क्योंकि हमने 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। तो यहाँ पे 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है कितना, इतना। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपके पास x की वैल्यू आएगी, 25,600 में से x की वैल्यू घटा दोगे तो आपका पर्याप्त आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है, दूसरा तरीका हम एलिगेशन से कर सकते हैं। देखो कैसे, बहुत आसान हो जाएगा। आपने देखा कि 7% पर एनम ब्याज दर है, तो आपने देखा कि 25,600 अगर प्रिंसिपल है, ठीक है, इस पे अगर मैं 7% ब्याज देखूं तो कितना बैठेगा। आपने देखा 7% इसका कितना बैठेगा, 1792। तो आपने 1792 लिख दिया यहाँ पे। 9% अगर मैं ब्याज देखूं 256 पे, तो 9% ब्याज कितना होगा। आपने देखा कि 9% की वैल्यू हो जाएगी 9 6 54 45 49 और यहाँ पे 02304। तो आपने देखा कि अगर वो 7% पे दे तो 1 साल का ब्याज इतना, अगर वो 9% पे दे तो 1 साल का ब्याज इतना, और अगर मैं 7 और 9 कंबाइंड बात कर रहा हूं कि जब उसने 7 और 9 दोनों पे दिया है, 7 और 9 दोनों पे दिया है कुछ कुछ अमाउंट, तो 1 साल का ब्याज जो आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है, 1944, क्योंकि 3 साल का ब्याज इतना था। तो आपने देखा कुछ अमाउंट उसने 7 पे दी, कुछ 9 पे दी, तो जब 7 और 9 कंबाइंड अमाउंट आ गई जिसका हमें सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया, तो हमने उसको बीच में लिख लिया, माइनस किया 360 आ गया, यहाँ से 52 आ गया, और ये करीबन जाएगा आपका 8 पे। अगर मैं देखूं 8 पे चला जाएगा, तो आपने देखा 8 पे ये तो गया 19 पे, और ये कितने पे गया, 45 पे। अब आपको पता है कि सम ऑफ इतना, देखो 7% और 9% पे जो अमाउंट गई है उसका रेशियो कितना है, 45:19। तो आपने देखा 45 और अगर मैं 19 को जोड़ूं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64। रेशो को जोड़ के इतना आ गया, और दोनों की अगर मैं अमाउंट को जोड़ूं तो आपने देखा दोनों को जोड़ के मतलब 7% अमाउंट, 7% जो प्रिंसिपल दिया है और 9% पे जो प्रिंसिपल दिया है ब्याज पे या इन्वेस्ट किया गया है, तो उसका जोड़ कितना है, 25,600। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 400। आपसे पूछा गया, आपसे पूछा 9% पे कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करी उसने, तो 9% मतलब 19 की वैल्यू निकालनी है। तो 19 दूनी 38, 38 दूनी 7600। तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला फ्रूट मर्चेंट जो है कुछ बनानास खरीदता है, उसमें से 1/5 जो है आपने मान लिया कि उसने ना टोटल बॉट बनानास, आपने क्या माना, आपने माना कि उसने ना 100 बनाना खरीदे, ठीक है। अब 1/5 ऑफ देम गॉट रोटन, मतलब सड़ गए और उसको फेंक दिया। तो आपने देखा 100 का 1/5 कितना हो जाता है, आपने देखा यार 100 का 1/5 तो भाई बहुत ज्यादा हो गया, कितना 20 बनाना उसने घेर दिए। क्वेश्चन में बोला है ही सोल्ड 2/5 ऑफ द बनानास विद हिम, आपने देखा विद हिम। अब ये विद हिम का मतलब हुआ कि रिमेनिंग बनाना में से उसने 2/5, मतलब रिमेनिंग कितना, आपने देखा 100 बनाना टोटल उसने खरीदे और 20 जो है उसने फेंक दिए, तो रिमेनिंग रह कितने गए, मतलब अब विद हिम उसके पास कितने बनानास बचे हैं, 80। 80 में से उसने क्या किया, 80 में से जो 2/5 है, 80 में से जो 2/5 है मतलब जो 32 बनाना है, वो उसने 15% प्रॉफिट पे दिए, ठीक है। और रिमेनिंग बनाना आपने देखा 100 में से 20 तो फेंक दिए, 32 उसने 15% प्रॉफिट पे दिए, तो बचे कितने, आपने देखा 80 में से भी अगर मैं 32 घटा दूं तो कितना हो गया, 48 जो बनाना है उसने
10% प्रॉफिट पे दिए। अब आपने मान लिया कि एक बनाना जो था ना वो 1 रुपए का था। आपने मान लिया कि एक बनाना 1 रुपए का था, मतलब 100 बनाना 100 रुपए के थे, ये 20 बनाना 20 के, 32 बनाना 32 के, 48 बनाना 48 के कॉस्ट प्राइस आपने मान लिया। ठीक है, अब आपने देखा 32 जो बनाना है इसको आपने 15% प्रॉफिट में बेचा। ठीक है, तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना आ गया, आपने देखा 32 कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100। तो आपने देखा ये गया 23 पे, ये गया 20 पे, और ये कितने पे गया 16 पे। तो 23 इंटू 16 अगर मैं कर दूं तो ये कितना आ गया आपके पास 36.8 आ जाएगा सेलिंग प्राइस। और इसका सेलिंग प्राइस आपके पास कितना आ गया, आपने देखा 4800 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100, तो आपने देखा 52.8। तो सेलिंग प्राइस जो 48 बनानास का है वो कितना हो जाएगा 52.8 हो जाएगा। तो आपने देखा सेलिंग प्राइस जो 32 बनाना का था वो इतना हो गया, सेलिंग प्राइस ऑफ 48 बनाना इतना हो गया। तो आपने देखा टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, आपने देखा टोटल सेलिंग प्राइस जो है ना वो आपके पास करीबन 89.6 हो गया। और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था 100। तो आपने देखा कॉस्ट प्राइस अगर इतना है, कितना 100, सेलिंग प्राइस इतना है, तो आपने देखा लॉस कितने का हो गया, लॉस जो है वो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 89.6। अगर मैं घटा दूँ तो 10.4। लॉस परसेंटेज निकाल लो फिर। अब ये और दोनों ऑप्शन तो गए, लॉस परसेंटेज कैसे, लॉस बाय सीपी। सीपी कितना माना आपने 100 बनाना का, 100 ही मान लिया, मतलब एक बनाना 1 रुपए का। तो 10.4% इज द लॉस परसेंटेज। क्वेश्चन में बोला इन फेस्टिवल सीजन शॉपकीपर जो है अलाउ करता है 10% एवरी आइटम पे, इवन आफ्टर गिविंग द डिस्काउंट वो 20% प्रॉफिट कमा लेता है अगर वो डिस्काउंट ना दे। देखो पहली चीज तो हम लोग ये देखते हैं कि हमें ना एक चीज पता होती है हमेशा, क्या कि कॉस्ट प्राइस बाय मार्क प्राइस जो होता है वो क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो आपने देखा कि कॉस्ट प्राइस बाय मार्क प्राइस, आपने डिस्काउंट दिया कितने का, आपने डिस्काउंट दिया भाई 10% का, तो आपको प्रॉफिट कितने का हो गया 20 का। तो आपने देखा कि ये जो है 90/120 आ गया, और इसको मैं 3/4 बोलूंगा। ठीक है, तो आपने देखा कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो है वो कितना हो गया 3:4। अब आपको बोला है कि अगर वो कोई डिस्काउंट ना दे, कोई डिस्काउंट ना देने का क्या मतलब हुआ उसका, कि वो मार्क प्राइस पे ही बेच रहा है। मतलब अब क्या हो रहा है कि ये जो मार्क प्राइस है ना ये ही सेलिंग प्राइस हो गया, मतलब वो डिस्काउंट नहीं दे रहा तो वो मार्क प्राइस पे ही चीज बेच रहा है। मार्क प्राइस का रेशो क्या है 4, मतलब सेलिंग प्राइस का भी रेशो कितना हो गया 4। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो आपस में कितना आ गया आपके पास 3:4। तो आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है। आपने देखा प्रॉफिट कितने का हुआ 1 का, निकलता किस पे है कॉस्ट प्राइस पे 100। तो ये कितना हो गया 33.333333 ट्राइंगल एबीसी है, चलो मान लिया कि है। अब एडी जो है एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए का, तो आपने मान लिया कि एडी जो है एंगल बाइसेक्टर हो गया। अब ए बी जो है आपको 5 सेंटीमीटर दे दिया, ए सी जो है 7.5 सेंटीमीटर दे दिया, और बी सी जो है पूरा आपको 10 सेंटीमीटर दे दिया। चलो मान लिया जी, ठीक है। एक चीज तो आपको पता है क्या, कि ए बी बाय ए सी जो होता है वो बी डी बाय डी सी होता है। तो आपको पता चल गया कि ए बी की वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू 7.5। अगर मैं इन दोनों को काट दूं तो ये 2:3 बनता है, और बी डी रेशो डी सी कितना हो गया 2:3। आपको पता है बी सी जो है पूरा 10 सेंटीमीटर है, और बी डी रेशो डी सी जितना है 2:3। तो आपने देखा बी डी और डी सी को जोड़ के अगर मैं बी सी बनाऊं रेशो के हिसाब से, तो रेशो आ कितनी गई 2 और 3 5। 5 की वैल्यू आपको 10 दे दी, 1 की वैल्यू 2 आ गई, तो आपने बी डी निकाल लिया, 2 की वैल्यू 4, तो आपके पास बी डी की लेंथ कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर, और 3 की वैल्यू निकालो तो 6 सेंटीमीटर आ गया, जो कि आपके पास सी डी की लेंथ आ गई। आपको बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ डी, मतलब इसका डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। आपने देखा बी सी जो है टोटल लेंथ 10 है, तो मिड पॉइंट जो है वो बी से भी 5 होगा और सी से भी 5 होगा, ठीक है।
तो आपने पूछा क्या है, आपको पूछा है कि डी से लेंथ बतानी है। आपने देखा बी डी 4 सेंटीमीटर है और बी से लेके मिड पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 5 है, तो डी से लेके मिड पॉइंट कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो ऐसा क्वेश्चन सेम आ चुका है। क्वेश्चन में बोला है फोर्थ प्रोपोर्शन जो है थर्ड प्रोपोर्शन के इक्वल है। तो आपने देखा फोर्थ प्रोपोर्शन इन नंबर का, फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू सी बाई ए। थर्ड प्रोपोर्शन का क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए। तो ये गया और ये फिर गया, 18 दूनी 36, 36 का अंडर रूट 6 आ जाएगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है भैया बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा और बहुत कैलकुलेटिव है। ठीक है, मतलब बहुत कैलकुलेटिव नहीं कह सकते, थोड़ा कह लो, थोड़ा कैलकुलेटिव, पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा क्वेश्चन करते हुए। देखिए, आपने देखा कि बोट ने कवर किया एक राउंड ट्रिप 2 पॉइंट के बीच में टी आर में। तो 2 पॉइंट हमने मान लिया कि एक पॉइंट ए होगा, एक पॉइंट बी, जो कि क्वेश्चन में ही दिया टी आर में कर रहा है। तो आपने मान लिया कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, मैं मान लेता हूं, चलो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है ए। ठीक है, तो आपने देखा कि जाते हुए वो डाउन स्ट्रीम से गया होगा तो आते हुए अपस्ट्रीम से आया होगा, या फिर जाते हुए अगर अपस्ट्रीम से गया तो आते हुए वो डाउन स्ट्रीम से आया होगा। इतनी बात सारे समझ गए होंगे। क्यों? क्योंकि बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, बोट भी चलेगी तो रिवर का भी कुछ फ्लो होगा। रिवर का फ्लो अगर बोट की डायरेक्शन के अनुकूल हुआ, मतलब सेम हुआ, सेम डायरेक्शन में दोनों मूव करे तो अपस्ट्रीम से जा रहा है। अगर बोट की डायरेक्शन अलग, रिवर की डायरेक्शन अलग हुई तो अपस्ट्रीम से आ रहा है। ठीक है, तो एक ना एक केस ऐसा होगा कि अगर डाउनस्ट्रीम गया तो वापस अपस्ट्रीम आएगा, अगर अपस्ट्रीम गया तो वापस डाउनस्ट्रीम आएगा। इतनी बात सारे समझते होंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि पहला जो ट्रिप था, मतलब पहला जो ट्रिप था राउंड ट्रिप, उसमें उसको टी आर लगे। तो जाने में उसको कितना टाइम लगा होगा, आपने देखा कि टोटल उसको आने जाने में टी आर लगे, तो जाने में कितना टाइम लगा होगा, आपने देखा जाने में वो अगर डाउन स्ट्रीम से गया तो आएगा अपस्ट्रीम से, या अगर जाने में अपस्ट्रीम से गया तो आएगा डाउन स्ट्रीम से। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ए। स्पीड कितनी आएगी, आपको पता है स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। अगर टाइम हम डाउन स्ट्रीम का कैलकुलेट कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम जिसकी वैल्यू कितनी होगी, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। हमने मान लिया कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और x किलोमीटर पर आ रहा है। ठीक है, और स्पीड ऑफ वाटर हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अपस्ट्रीम में क्या होगा, उल्टा होगा। ये क्वेश्चन में बोट एंड स्ट्रीम में बहुत अच्छे से भी करा चुका हूँ। ठीक है, तो अपस्ट्रीम में जो है स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी दोनों की। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में से स्पीड ऑफ वाटर घटा देंगे। पहला केस ये बन गया। अब दूसरी बार क्या हुआ है कि स्पीड इन स्टिल वाटर इफ इट्स स्पीड। अच्छा, क्वेश्चन में बोला क्या, इफ इट्स स्पीड मतलब बोट की स्पीड जो है स्टिल वाटर में, मतलब x की वैल्यू जो है अगर 2 टाइम्स कर दूं मैं, तो उसको t की जगह 80/161t टाइम लगेगा अगर मैं स्पीड जो है वो कितनी कर दूं, 2 गुनी कर दूं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन बन गई। ठीक है जी, सॉल्व कर लो। आपने देखा कि अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं इस इक्वेशन को, तो t बाय ए इक्वल टू 1/x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई हो गया। और अगर मैं यहां पे t बाय ए को कॉमन कर दूं तो 161/80, और यहां पे कितना हो जाएगा, ठीक है। तो t बाय ए इसके भी इक्वल है, टी बाई इसके भी इक्वल, टी बाई इसके इक्वल, तो ये दोनों चीजें आपस में इक्वल हो गई। अब इन दोनों चीजों को आपस में इक्वल लिखेंगे हम लोग। तो आपने देखा 1/x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई इक्वल टू 161/80 1/2x प्लस वाई और 1 प्लस 1/2x माइनस वाई। तो ये कितना हो गया, 2x एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो आपने देखा x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, वाई से वाई कट जाएगा। और ठीक इसी तरह a प्लस बी, ए माइनस बी, तो एलसीएम लिया तो कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे कितना होगा 2x। ठीक है, बिट कैलकुलेटिव दिस क्वेश्चन, बट इट्स ओके, आना भी चाहिए इतना कैलकुलेशन तो।
तो ये गया 2 पे और ये गया 40 पे। ठीक है, तो आपने देखा कि 161 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया और इधर कितना हो गया 40, 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 160 एक्स स्क्वायर माइनस 40 वाई स्क्वायर और 161 एक्स स्क्वायर माइनस 161 वाई स्क्वायर। इसको फर्दर आपने सॉल्व किया तो आपने देखा एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 121 वाई स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। तो एक्स बाय वाई जो है वो कितना हो जाएगा 121 का अंडर रूट, तो एक्स बाय वाई 11 हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा गया स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब फाइंड द रेशियो ऑफ इट स्पीड, मतलब बोट की स्पीड स्टिल वाटर में टू द स्पीड ऑफ रिवर या स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ रिवर, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ करंट, बात एक ही है, मतलब एक्स और वाई का रेशियो पूछ रहा है आपसे। तो एक्स और वाई का रेशियो आ कितना गया आपके पास, एक्स और वाई का रेशियो आ गया आपके पास 11:1। तो दैट मच सिंपल क्वेश्चन इट इज। मजा आया होगा होपफुली आपको सॉल्व करके। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला एवरेज मार्क्स ऑफ मंजू, रेखा एंड अभी इन सब्जेक्ट बी। तो मंजू, रेखा और अभी, तो आप क्या करो, पहले तो ये आपको पता है क्या, ये परसेंटेज लिखी, ये सारे के सारे जो भी डाटा है परसेंटेज लिखा है। ठीक है, तो आप क्या करो, इन तीनों का ही पहले एवरेज ले लो। तो आपने देखा 85, 75 और 65 को जोड़ के एवरेज किया तो आपने देखा कि कॉमन डिफरेंस है कितना 10-10 का, तो 75 जो है आपके पास एवरेज हो जाएगा, 75% एवरेज आ गया। तो आपने देखा 80 मार्क्स है, एवरेज जो परसेंटेज है वो कितना 75%। तो यहाँ से आप लोग देख के एक मेरी बात समझ गए कि भाई रेखा, मंजू और अभी के जो एवरेज मार्क्स होंगे वो 60 मार्क्स होंगे, मतलब सी इज द राइट ऑप्शन। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अभी, अमित एंड अनुज इन सब्जेक्ट ई इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट बी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भाई आप लोग खुद करना। ठीक है, तो याद रखना ये परसेंटेज है, आपको क्या करना है, अमित का, अभी का और अनुज का सब्जेक्ट ई में ये परसेंटेज की बना तो आपके पास मार्क्स आ जाएगा। 150 का 80% कितना हो गया, 120 मार्क्स हो गए। 150 का 84% कितना हो जाएगा, लेट मी चेक, 150 का 84% कितना हो जाएगा। तो ये चीज़ सबको पता होगी कि 42 126 हो जाएगा और 150 का 74 तो ये कितना हो गया, 3 2 37 दिया 111। तो अभी अनुज और अमित के मार्क्स जो है वो कितने आ गए, अमित के 120 आ गए ई सब्जेक्ट में, 126 अनुज के आ गए, अभी के कितने आ गए 111। और सारे स्टूडेंट के मार्क्स जो सब्जेक्ट बी में है तो 80 का 85% कर लेना, फिर 65 75 55 50 65 70, तो यहाँ पे मार्क्स निकाल के इनको ऐड करके आपको 120 प्लस 126 प्लस 111 जिसकी वैल्यू 357 आएगी। और इन सब के मार्क्स कैलकुलेट करके, मतलब बी सब्जेक्ट में सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स कैलकुलेट करके वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, आपकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 332। आपसे पूछा है कितना ज़्यादा है, अच्छा मोर, तो 357 में से 332 आप घटा दो इंटू 100%, तो आपने देखा कि 2500 बाय 332, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7.5% आ जाएगा। ठीक है, और देख भी लेना, मैं बता देता हूँ 80 का 85% कितना हो जाएगा, 68 मार्क्स हो जाएंगे। आप खुद ही कैलकुलेट कर लेना, 52 हो गया और 75% मतलब 3/4। ठीक है, और 55% तो 44 पिछले वीडियो में निकाली है वैल्यू, 42 और 70% तो 56 हो गया। इन सबको जोड़ कर आपके, मतलब जोड़ के इनका सबकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 332। क्वेश्चन बोला इन विच सिटी वर द मैक्सिमम ट्री प्लांटेड इन 2016 एंड 2019, मतलब ये वाला साल और ये वाला साल। आपने देखा 18 और 24 ऐड हुआ है यहाँ पे। फिर आपने देखा 1950 जो कि
1800 से काफ़ी ज़्यादा है। और फिर 2500, मतलब आपने देखा यहाँ 25 और 19 वैल्यू है, यहाँ पे 18 और 24 है, तो 18 और 24 से बड़ा ही होगा 25 और 19 को अगर मैं जोड़ूँ। ये 18 और 19 ही है वैल्यू, मतलब ये तो वैसे चला गया। और 20 और 16 मतलब 36 ना। अहमदाबाद में मैक्सिमम ट्री प्लांट हुए हैं कितने में, 2016 और 2019 को साथ में लेके, ठीक है। क्वेश्चन बोला हुज इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज एक्सेप्ट सैलरी इज मोर देन 25% ऑफ हिज सैलरी। आपने देखा पहले तो अमित जो है 2 ऑप्शन में है, तो अमित को देख लेते हैं। आपने देखा 6000 सैलरी से अलग कितनी इनकम है, आपने देखा सैलरी से जो अलग इनकम है, आपने देखा सैलरी से अलग जो इनकम है वो 6000, 7000 और 8800 है। और आपसे पूछा है क्या इज मोर देन 25% ऑफ हिज सैलरी, तो सैलरी पे ये इनकम कितनी हो गई, आप परसेंटेज निकाल लो। आपने परसेंट निकाला तो आपने देखा कि अगर मैं 880 को 35 पे काटूं तो 35 दूनी पहली बात तो 70 होएगा, तो ये आ गया 2, और फिर 35 दूनी 70 और 175, तो ये 25.1 कुछ होगा, मतलब मोर देन 25% सैलरी। तो आपने देखा ये जो एरियर्स बोनस और ओवर टाइम है ये अमित की सैलरी से 25% ज़्यादा है, 25% से ज़्यादा है, मतलब अमित की जो सैलरी है उसके 25% से ज़्यादा है, 25.1% है, तो अमित तो आ ही गया। अब ये दोनों ऑप्शन गलत, वरुण भी गलत, नन भी गलत। अब अमित नितिन का भी चेक कर लो। आपने देखा नितिन 5000, 6000 और 7400, किस पे पूछा है, सैलरी पे पूछा है, तो आपने देखा 29,000 नितिन की सैलरी है, तो हमने देखना है कि 25% से ज़्यादा है कि नहीं है। तो आप वैसे भी एक और तरीका देखो, मैं एक और तरीका बताता हूँ, देखो 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 ध्यान से देखना, ठीक है। एक तरीका तो आपने देख लिया, अमित का कैसे निकाल लिया हमने, परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद एक और तरीका देखो, आपने देखा नितिन की सैलरी इतनी है, नितिन की सैलरी का 25% कितना हो जाएगा, आपको पता है नितिन की सैलरी का जो 25% है ना वो आपके पास हो जाएगा 29 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये करीबन 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 725 आ गया, 7250। और आपने देखा इसकी वैल्यू कितनी है, आपने देखा एरियर बोनस और ओवर टाइम मिला के कितना है 7400, जो कि 7250 से ज़्यादा है, मतलब 25% से ज़्यादा है नितिन की अन्य सैलरियाँ, किससे, नितिन की सैलरी से। तो आपने देखा अमित और नितिन बोथ आर द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो और क्वेश्चंस में भी मज़ा आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, फ्रेंड रिलेटिव नोन जो भी तैयारी कर रहा हो, कमेंट कर देना जो भी आपसे HW में क्वेश्चन पूछे गए और कोई भी रिव्यूज़ अगर आपको देने हो फॉलो कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहे, थैंक यू।